तो एक कहावत, पुरानी कहावत है जो हम सब ने सुनी होगी कि दूसरे के घर में लगी आग की तपिश का एहसास हमें तब तक नहीं होता जब तक वो आग हमारे घर में ना लग जाए, है ना। जिस तरह से फ़िलहाल हमारे सोसाइटी की और देश की स्थिति जो भी चल रही है ना, ख़तरनाक किस्म की, भयंकर किस्म की, बहुत ही ख़राब। चाहे वो हम एजुकेशन सिस्टम को लेकर के बोलें, चाहे वो हम रेप के मामलों को लेकर के बोलें, चाहे वो हम राजनीति को लेकर के बोलें, चाहे वो हम विकास के नाम पर बोलें, जिस भी चीज़ में जाएं गड़बड़ ही गड़बड़, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार और हैवानियत ही हैवानियत और बेईमानी ही बेईमानी, ये ही सब देखने को मिल रहा है। अगर रिज़ल्ट की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो फ़िलहाल जो 12th के बोर्ड का रिज़ल्ट आउट हुआ है और उसमें जिस तरह का एक इतना बड़ा स्कैम देखा जा रहा है एक तरह से, 12th बोर्ड का जो रिज़ल्ट था उसमें इस बार 12th के बोर्ड की जो चेकिंग थी वो उस पर एक नया एक्सपेरिमेंट CBSE ने वो किया था कि जो चेकिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, OSM सिस्टम के थ्रू, मतलब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन चेकिंग होगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट CBSE ने छोटी क्लासेस पर, 10th क्लासेस पर नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट 12th क्लासेस पर ये वाला सिस्टम जो है अप्लाई कर दिया। मतलब उन्हें एक्सपेरिमेंट करना था तो उन्हें, उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये बात आई कि एक्सपेरिमेंट हमें 12th क्लास के बच्चों पे ही करना चाहिए, जबकि हमें पता है कि 12th क्लास का रिजल्ट बच्चों के लिए कितना मायने रखता है ना, उनके करियर के लिए कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि 12th क्लास की ही मार्कशीट देखी जाती है। ठीक है, ज़्यादातर फोकस जो होता है उसी पर होता है। अब OSM की जो चेकिंग थी उसमें हो गया बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला सिस्टम। वो गड़बड़ वाला सिस्टम पता है क्यों हुआ? वो गड़बड़ वाला सिस्टम इसलिए हुआ क्योंकि जो टीचर्स उस ऑनलाइन चेकिंग में थे इन्वॉल्व, इससे साफ देखने से ये पता चल रहा है कि मुझे लगता है कि उन टीचर्स को शायद बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं थी, जो टीचर्स उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि चेकिंग के लिए, मतलब अगर अंदर की बात कहें तो भाई ये बहुत तगड़ा स्कैम था, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि OSM जो मार्किंग है उसमें बहुत सारे नंबर, बच्चों के नंबर कटे हैं, जिसके नंबर नहीं बढ़ने थे वहाँ बढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि एक इशू तो ये हो गया। पेपर लीक का वो चल ही रहा है, नीट का पेपर जो लीक हुआ है, वो इतने पैसों में मिनिस्टर्स के द्वारा खरीदे गए हैं, बेचे गए हैं। एजुकेशन में तो ये चल रहा है, बिजनेस, केवल बिजनेस। ठीक, राजनीति की बात क्या करें, एजुकेशन को राजनीति ने अपना पैसे कमाने का अड्डा बना ही लिया है, बढ़िया तरीके से पैसे छाप रहे हैं। तो राजनीति भी हमारी ईमानदार नहीं रही, साफ नहीं रही, स्वच्छ नहीं रही, वो भी ख़त्म। फिर क्या है, हैवानियत, सोसाइटी में जो रेप सिस्टम चल रहा है। 2 खबरें आई हैं रेप के मामले। वैसे जिस तरीके से रेप को लेकर के हर रोज़ खबरें आ रही हैं, TV पे देख लो, सोशल मीडिया पे देख लो, जैसे भी देख लो, हर रोज़ खबरें मिल रही हैं। ठीक है, एक खबर है कि दिल्ली में एक 3 साल की बच्ची का स्कूल के स्टाफ ने ही रेप कर दिया, जिसका स्कूल में सिर्फ पहला या दूसरा दिन था। ठीक है, हैवानियत की हद। ठीक है, मतलब इंसान इस एक बात को लेकर के इतना ज़्यादा पागल हो चुका है, इतना ज़्यादा पागल हो चुका है कि उसको ये भी नहीं दिख रहा कि वो अपनी हवस किसके साथ पूरी कर रहा है, किसके माध्यम से पूरी कर रहा है, उसे वो बच्ची नहीं दिख रही। मतलब कौन सा जानवर इन लोगों के भीतर बैठ गया है भाई, सीरियसली। और अभी एक खबर आई, कल की ही खबर है, दिल्ली में निर्भया कांड जैसा कांड फिर से दोबारा हुआ है एक प्राइवेट बस में। ठीक है, हैवानियत की हद। मतलब यार, अब इसमें गलती हम किसकी कहें, है ना, इसमें गलती पता है किसकी कहेंगे हम? फ़ोन में जो हम लोग देख रहे हैं, जैसा उनको वातावरण मिल रहा है, परिस्थितियाँ मिल रही है, जिस तरह का कंटेंट हमको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू या अदर वेबसाइट्स जो हैं, जो भी चीज़ है, वो कंटेंट हमको जो दिखाया जा रहा है, ठीक है, कंटेंट हमारे सामने आता है। ठीक है, सोशल मीडिया, फ़ोन वगैरह हम सभी यूज़ करते हैं। ठीक है, कंटेंट हमारे सामने आता है, लेकिन उसे हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे वो पूरी तरह से हमारे ऊपर है ना। और अगर हम उसमें जा के घुस के देख रहे हैं ना उसको, तो इसका मतलब अच्छे हम भी नहीं हैं, स्वच्छ हम भी नहीं हैं। ठीक है, नीयत हमारी भी ख़राब है। ठीक, दूसरी बात, इन लोगों के दिमाग में हवस का नशा इतनी बुरी तरह से भर चुका है पुरुषों के दिमाग में कि वो इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहते, कुछ भी नहीं सोचना चाहते। मतलब रिलेशन और ये सारी चीज़ें इनके माइंड में भाई कैसे घर कर गई कि इन्हें कुछ भी नहीं दिखता। अब दूसरी बात, एक बात जो पहले भी बोली गई थी कि अगर हमारे घर के लोग ही, है ना, जो ये काम पुरुष लोग करते हैं,
है ना, पुरुष, मेल सोसाइटी, इस तरह के काम जो भी ये करते हैं, ऐसा तो नहीं कि ये किसी के बच्चे नहीं, ऐसा भी नहीं ये किसी के पति नहीं, ऐसा भी नहीं कि ये किसी के भाई नहीं, है ना, तीनों ही चीज़ें हैं। तीनों ही चीज़ें, इनके माँ बाप भी होंगे, इनकी पत्नियाँ भी होंगी, इनकी बहनें भी होंगी, सब होगा। क्या उन लोगों को नहीं पता कि उनके घर के ये पुरुष कैसे हैं? क्या वो लोग इन पुरुषों के विरोध में बात उठाते हैं, करते हैं, इनके विरोध में बोलते हैं, इनकी गलत बातों का विद्रोह करते हैं? नहीं करते हैं, है ना, नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हमारे घर वाले हैं तो हमारा ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनसे रिश्ता जो है उनका मोह के रिश्ते बंधे हुए हैं, है ना। हमारे देश में दो चीज़ों की वजह से गुनाह, अपराध और इस तरह की हैवानियत सबसे ज़्यादा बढ़ती है। दो चीज़ें हैं, एक कानून का डर नहीं होना, और दूसरा जो अपने हमारे रिश्ते हैं, है ना, उनका ही गलत चीज़ों में भी अपने घर वालों, अपने रिश्तों के साथ खड़े होना, उनका विद्रोह नहीं करना, उनका विरोध नहीं करना। एक दो कारण हैं सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में अपराध को ख़त्म नहीं होने देंगे, कभी नहीं ख़त्म होने देंगे। कानून का डर, राजनेता नहीं करते, कानून का डर पैदा नहीं करते समाज में, है ना, तारीख पर तारीख वाला सिस्टम। दो चीज़ें हैं ना सोसाइटी में, ये दो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक हम ही गलत के विरोध में, भले ही हमारे रिश्तेदार हों उस गलत काम में इन्वॉल्व, जब तक हम ही उनके विरोध में खड़े होना शुरू नहीं कर देंगे, है ना, जब तक हम ही उनके विद्रोही नहीं बन जाएंगे, ये चीज़ें नहीं ख़त्म हो सकती, बिल्कुल नहीं ख़त्म हो सकती। क्योंकि यार अगर किसी गलत करने वाले को सज़ा ही नहीं मिलेगी, है ना, वो उसको सज़ा का डर ही नहीं होगा, उसके अंदर डर ही नहीं होगा किसी भी काम को, किसी भी गलत काम को करने का, तो वो तो उसके माइंड में तो ये बात बैठ जाएगी, नहीं चाहे कुछ भी करो हमें कुछ भी नहीं होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, पैसा दे करके छूट सकते हैं, पैसा दे करके वकीलों को खरीद सकते हैं, पैसा दे करके तारीखें आगे बढ़वा सकते हैं, पैसा दे करके मुकदमा होने से रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और रिश्तेदार तो भाई ठीक है, हालांकि हम लोग विभीषण को गाली देते हैं क्योंकि विभीषण ने सही का साथ दिया था, है ना। अब ये बात किसने फैलाई समाज में? सोसाइटी के उन्हीं लोगों ने तो विभीषण को लेकर के ये बात फैलाई है कि घर का बेदी लंका ढाए, है ना। वही लोग जो ये चाहते थे कि उनके जो अपने हैं उनके गलत काम में भी उनका साथ दें, तभी उन्हीं लोगों ने इसी बात को समझाने के लिए विभीषण का उदाहरण दिया समाज में, है ना। उन्होंने इस बात को ही कहा कि जो अपने भाई का नहीं हुआ, अपने भाई को जिसने धोखा दे दिया दूसरे के साथ मिलकर के, बाद में उसमें अलग अलग बातें और जोड़ दी, ठीक है। खैर जो भी चीज़ है, तो वो यही बात है कि समाज से गंदगी, हैवानियत, दरिंदगी और जितनी भी गलत चीज़ें हैं वो इसीलिए ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि ना तो कानून का डर उनमें है, बिल्कुल भी कानून का डर कोई नहीं है, सज़ा का डर नहीं है उन्हें किसी भी तरह की, और ना ही उनके जो घर वाले हैं उन्हें इस तरह की नैतिकता या सही बातें जो हैं उनको बताना चाहते हैं, कुछ नहीं, इसलिए वो भी उनके गलत में उनके ही साथ हैं। अब मतलब इस बात को ऐसे समझ लेते हैं, कितनी समाज में अभी जो फिलहाल रेप की इतनी घटनाएं होती हैं, स्त्रियां तो महिलाओं का रेप नहीं करती होंगी, पुरुष ही करते होंगे, वो पुरुष किसी ना किसी का रिश्तेदार तो होगा, है ना, किसी का बेटा तो होगा, किसी का होगा। कितनी माँ इस बात को लेकर के आती है कि मेरे बेटे ने ये काम किया इसलिए मैं इसका विरोध करती हूँ, मैं इसका बहिष्कार करती हूँ, मैं इसका सपोर्ट में नहीं खड़ी होंगी। कितनी पत्नियाँ अपने पतियों के उसमें विद्रोह में उतरती हैं, कितनी बहनें अपने भाइयों के विद्रोह में उतरती हैं, जबकि वो किसी ना किसी रिश्ते के साथ बंधा हुआ है, ठीक है। अगर अपने ही लोग अपने ही घर में गलत चीज़ों के, गलत लोगों के प्रति विद्रोह करने लग जाए ना, तो आधी चीज़ें तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मोह है उनसे, क्योंकि हमारा रिश्ता है ना, हमारा रिश्ता है, हम रिश्तों का लिहाज नहीं रखेंगे, हम अपने ही की विरोधी हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं भी ना, जो भी है, ठीक। तो अभी जो शुरू में कहावत बोली थी कि आग दूसरे के घर में लगी आग का पता तब तक नहीं चलता जब तक वो आग अपने ही घर में ना लग जाए। इस बात को क्यों बोला? इस बात को इसलिए बोला, जो अभी नीट का पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के कुछ लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं सरकार के विरोधी हो गए हैं पूरी तरीके से, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि लगभग हर फैमिली में एक रूलर पार्टी का जो है कोई ना कोई सपोर्टिव था उसमें, मतलब कोई ना, हर व्यक्ति जो है फैमिली में हर व्यक्ति रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, रूलिंग पार्टी के व्यक्तियों को सपोर्ट कर रहा था, है ना।
लेकिन अब जैसे ही उनके बच्चे खुद उस बहुत सारे घरों में ऐसे हैं कि उनके बच्चे खुद उस पेपर में इन्वॉल्व थे, मतलब नीट के पेपर जिन्होंने क्वालिफाई करा था, अब उन घरों के बच्चे और उनके जो माता पिता हैं वो भी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट हो गए हैं। तो वही वाली बात है, दूसरे की जब बीतती है ना तो वो दूसरे की लगती है। जब वो बात अपने ऊपर आ जाती है ना, तब एहसास होता है कि दर्द कितना ज़बरदस्त था, तपिश कितनी ज़बरदस्त थी, जलन कितनी ज़बरदस्त थी, है ना। तब हम उससे खुद गुजरते हैं ना, तब पता चलता है किसी भी दुख का, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक, इतनी गंदगी समाज में जो भी चल रही है, देश में जो भी चल रहा है यार, मतलब हम किसी भी फील्ड को ये नहीं कह सकते कि कोई फील्ड ठीक है, नहीं। आज एक रील आई सामने, तो उसमें रील में जो था, वीडियो में ये था कि एक वीडियो थी, उसमें था कि भाई रेलवे जो है बहुत घाटे में चल रही है, ठीक है। तो उसमें दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि भाई निकाल दे वैकेंसी। तो वो पूछता है मतलब कि वैकेंसी निकाल दे, लॉस में चल रही है ना रेलवे, वैकेंसी निकाल दे, इतने लोगों की फॉर्म आएंगे, वहाँ से पैसा वसूल हो जाएगा और फिर लीक वो कर देना, ठीक है। और सेंटर डालना, एग्ज़ाम सेंटर जैसे पंजाब वालों का डालना कश्मीर में, और कश्मीर वालों का डाल देना लखनऊ में, ऐसे ऐसे करके डाल देना, और कुछ पैसा वहाँ से रेलवे को लोग जाएंगे दूर दूर तो वहाँ से वसूल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और घोटाला जो नुकसान में चल रहा है, प्रॉफिट जो जो नुकसान में चल रही है रेलवे, वो क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा अपने आप प्रॉफिट में आ जाएगी। मैंने कहा यार कितना अच्छा सिस्टम चला दिया, कितना अच्छा बिजनेस चला दिया, वाह। अब इसी दूसरे के लालच को दूसरे के लालच को नहीं, दूसरे के मजबूरियों को देखते हुए, दूसरे की तो मजबूरी है, उसी मजबूरियों का अगर सामने वाले को पता चल जाए ना कि इसकी मजबूरी है और ये हमारी हमारी किसी भी अपनी मजबूरी में हमारी किसी भी बात को एग्री करेगा, हमारी किसी भी बात को मानेगा, है ना। उनको पता होता है आपकी दुखती नस पर ही वार करते हैं, है ना। उनको पता होता है आपकी वीकनेस, उनको पता होता है आपकी मजबूरी का, और उसी पर बार बार अटैक किया जाता है। और ये सब करते हैं। एक बार किसी को पता चल जाए कि आप मजबूरी में हैं, है ना, आपकी मजबूरी है ना, आपकी उसी मजबूरी का फ़ायदा उठाया लोगों ने, क्योंकि आप कुछ प्रतिक्रिया करने के मूड में तो होंगे ही नहीं ना। आप क्या प्रतिक्रिया करोगे, आप क्या प्रतिक्रिया करोगे? लड़ने का साहस तो आप में है नहीं, छोड़ने का साहस तो आप में है नहीं, है ना। तो आपको माननी ही पड़ेगी बात। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते ना। मजबूरी में इंसान जी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, परिस्थितियाँ इंसान को मजबूर कर सकती हैं कि वो मजबूरी में जिए, है ना। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब मजबूरी मैटर नहीं करती, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, क्योंकि तब ये बात पता चल जाती है कि जब ये पता चल जाता है ना कि सामने वाला उसी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, तो फिर उसी मजबूरी को सबसे पहले निकाल के फेंकना पड़ता है। ज़रूरी है, ताकि सामने वाले को उसकी औकात पता रहे। ज़रूरी है ना, वो करना पड़ता है। क्यों सामने वाले से हम क्या बोलते हैं उसे, उसको क्या बोलते हैं, ये महसूस कराते रहें कि वो हमारी तरफ टुकड़े फेंकता रहे और हम वो टुकड़े लेते रहें, है ना। तो वो चीज़ गलत है। मजबूरी हो सकती है, लेकिन मजबूरी में ही जिया चला जाए और सामने वाला आपको लूटता रहे और आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता रहे, वो चीज़ गलत है ना। तो बस वो वाली चीज़ है। बाकी यही वाली बात है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लोग इतने पागल हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेकर के लोग इतने ज़्यादा पागल हैं, उसी चीज़ का पूरा फ़ायदा हमारी सरकार पूरी तरीके से उठाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप कितने भी पैसे दोगे, आप कितने का भी फॉर्म लोगे, आप कितना भी इंतज़ार करोगे, आप किसी भी तरह की चेकिंग को एक्सेप्ट करोगे, है ना। किसी भी तरह की चेकिंग को, जैसे भी एग्ज़ाम से पहले आपकी जिस तरह की चेकिंग की जाती है, जितने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप करोगे, इसलिए तो वो लोग करते हैं, बस।